नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी, जो हमने महापुरुष संविधान के जो अनुच्छेद है उस पर चर्चा की थी। और जो हमारे नगर निगम अधिनियम है और जो हमारे नगर पालिका अधिनियम है, हमने कुछ अधिनियमों में मध्य प्रदेश के अधिनियमों में चर्चा की थी। जैसे कि दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम अगली वीडियो में हम जो है पेशा एक्ट पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम विस्तार से पेशा एक्ट पे चर्चा करेंगे कि पेशा एक्ट क्या है, इसे क्यों लाया गया, और इसके लाने के बाद हमारे पंचायती राज जो जनजाति क्षेत्र में वहाँ क्या क्या परिवर्तन आए, तो इन सबको हम विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पेशा एक्ट का नाम समझते हैं, पेशा अधिनियम 1996। तो दोस्तों पेशा एक्ट का जो फुल फॉर्म है वो है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज एक्ट। अब दोस्तों इसको पंचायत एक्सटेंशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो पेशा एक्ट है उसमें जो हमारा पुराना एक्ट था, जो पंचायत का जो 73 और जो हमारा 73 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था दोस्तों, उसी के प्रावधान जो है कुछ संशोधनों के साथ हमने जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू कर दिए हैं। इसलिए हम इसको पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज एक्ट बोलते हैं। पंचायत एक्सटेंशन मतलब पंचायत, जो पुरानी पंचायत के प्रावधान थे उसी को एक्सटेंड करके, मतलब उसी का विस्तार करके, उसमें कुछ संशोधन करके, जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार संशोधन करके वो सभी प्रावधान हमने जनजातीय क्षेत्रों में लागू कर दिए और उनके लिए एक नया कानून बना दिए। तो उसको हम बोलते हैं पेशा अधिनियम 1996। पेशा अधिनियम 1996 इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, और फुल फॉर्म इसका जो है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज एक्ट। हिंदी में बोलेंगे पंचायतों का जनजातीय क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम। अब दोस्तों ये अधिनियम जो है हमारा, ये हमारा किसकी सिफारिश पे आया है, तो ये हमारा दिलीप सिंह भूरिया जी की सिफारिश पे आया है। दोस्तों हुआ क्या, जब हमने 73rd और 74th हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमने लाए और पंचायती संस्थान को हमने हमारे संविधान में जगह दी और हमने भारत में लागू किया दोस्तों, उसमें हुआ तो ये कि हमने जो सामान्य इलाके हैं, जो हमारे सामान्य लोग रहते हैं, जो वहाँ पर तो हमने पंचायतों को लागू कर दिया, वहाँ पर पंचायतें अच्छे से चल रही थी, कोई समस्या नहीं। लेकिन दोस्तों होने के अलावा धीरे धीरे जो जनजातीय क्षेत्र है, आपको जैसे ज्ञात होगा कि हम जो हमारी जनजाति है उनका विशेष दर्जा हमारे संविधान में अनुसूची 5 में और अनुसूची 6 में उनके लिए विशेष दर्जा दिया गया। दोस्तों जो हमारी जनजातियाँ हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जैसे शहरीय जनजाति रहती है, कोल जनजाति, भील जनजाति, तो दोस्तों इनका जो जीवन यापन है, जो इनका सांस्कृतिक, जो इनकी भाषा है, जो इनके सांस्कृतिक त्यौहार हैं, जो इनके समाज की संरचना है, वो दोस्तों आम इंसानों से दोस्तों अलग है। जो सिविलाइज जो हमारा जो समाज है, जो हमारा सिविल समाज है, उससे अलग ये रहते हैं। तो दोस्तों इसके अनुसार इनका पूरा कल्चर अलग है, इनका समाज अलग है, इनकी आर्थिक क्रियाएं अलग है, इनका खान पान अलग है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका जो इनके क्षेत्र में हम जो पंचायत, जो सिविल क्षेत्रों में हमने जो पंचायत लागू करे हैं, हम वैसे के वैसे ही प्रावधान इनके क्षेत्रों में लागू नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनकी डिमांड अलग है। इनके क्षेत्र में ये जनजाति लोग हैं, ये हमारा फॉरेस्ट इलाकों में निवास करते हैं, इनके निवास अलग है, इनका खान पान अलग है, इनका जीवन यापन अलग तरीके से होता है। तो दोस्तों इसके अनुसार जो हमारा जो वर्तमान का पंचायती राज जो अधिनियम था, वो जनजातीय क्षेत्रों में सही प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा था और उनको उस प्रकार से स्वायत्ता है, उस प्रकार से उनको अधिकार नहीं दे पा रहे थे जिस प्रकार से उनको चाहिए थे। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग भारत के राज्यों से डिमांड उठने लगी कि भाई जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक अलग से कानून होने चाहिए, उनको अलग से शक्ति प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वो अपने हिसाब से शासन कर सके और अपना जो है पूरा जो हमारा क्षेत्र है उसको डेवलप कर सके, चला सके, उनको अधिकार दिए जा सके। तो दोस्तों धीरे धीरे मांग उठते उठते क्या हुआ कि जो हमारे जैसे आंध्र प्रदेश है, जो हमारा झारखंड है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, बिहार में जनजाति रहती, तमिलनाडु में टोडा जनजाति रहती, तो इन सब का जो है धीरे धीरे जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा धीरे धीरे एक नए अधिनियम की मांग होने लगी। तो दोस्तों आते आते 1996 में क्या हुआ कि हमारे मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ सांसद थे, माननीय श्री दिलीप सिंह भूरिया जी, इनके द्वारा इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया गया और इनकी अध्यक्षता में दोस्तों एक कमेटी बनी, जिसे हम बोलते हैं दिलीप सिंह भूरिया समिति। तो दोस्तों दिलीप सिंह भूरिया समिति जो बनी, उसके माध्यम से एक संसदीय समिति बनी, एक जिसके माध्यम से ये चर्चा की गई और ये पूरा हमारा डाटा जो इकट्ठा किया गया कि हम किस प्रकार से एक नया अधिनियम, एक नया कानून बना सकते हैं, जो हमारा वर्तमान कानून है उसके सब प्रावधान उसमें कुछ संशोधनों द्वारा लागू हो सके और जनजाति लोग की जो मांग है वो संतुष्ट, उनकी मांगों को संतुष्टि प्रदान की जा सके। तो इसके अनुसार दोस्तों दिलीप सिंह भूरिया समिति, हमारे जो मध्य प्रदेश के सांसद थे,
इनकी अध्यक्षता में दिलीप सिंह भूरिया समिति बनती है। और दोस्तों इस समिति के द्वारा जो होता है, इस समिति के द्वारा गहन चिंतन और अध्ययन के बाद दोस्तों हमारा जो पेशा अधिनियम बनाया जाता है। तो दोस्तों पेशा जो अधिनियम है उसको पावर कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों उसको जो हमारी पावर मिलती है दोस्तों, ये जो किसके आधार पर बनाया गया है, जो हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची है दोस्तों, इस अनुसूची से जो हमारे इस अधिनियम को पावर मिलती है। दोस्तों हमारी जो 5वीं अनुसूची है, इसमें जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 244 है, इसके अधीन जो हमारे भारत में जनजातीय क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे कि मंडला, अलीराजपुर, ये सब हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं। जैसे झारखंड में जनजातीय क्षेत्र है। तो भारत के जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनको क्या विशेष उनके लिए प्रावधान किए जाएंगे, ये हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, जो इसमें जो आर्टिकल 244 में है। अब दोस्तों आर्टिकल 244 सब क्लॉज 3 जो कहता है वो बोलता है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जिस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उस राज्य का राज्यपाल प्रत्येक वर्ष उस जनजाति क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रशासन हो रहा है, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, जनजाति क्षेत्रों को किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हो रही है, उनकी क्या मांगे हैं, उसके ऊपर 1 साल की पूरी रिपोर्ट बनाएगा। और उस राज्य का राज्यपाल उस 1 साल की पूरी रिपोर्ट बना के भारत के राष्ट्रपति को देगा, और भारत का राष्ट्रपति हमारा संसद पे रखवाएगा, और उसके अनुसार फिर उस पर चर्चा होगी कि जनजातीय क्षेत्रों की और क्या मांगे पूरी की जा सकती है। तो इसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 244 के सब क्लॉज 3 में दिया गया। अब दोस्तों जो हमारा पेशा अधिनियम है वर्तमान में किन किन राज्यों में लागू है? तो दोस्तों वर्तमान में हमारा जो पेशा अधिनियम है 10 राज्यों में लागू है, जिसमें दोस्तों जिसमें हमारा आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, ये सब हमारे जो राज्य हैं यहाँ पर हमारा पेशा अधिनियम दोस्तों लागू है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो पेशा अधिनियम लागू हुआ है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 2022 में हमारे श्री बिरसा मुंडा जी के श्री जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 15 नवंबर 2022 को जो है पेशा अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया। तो दोस्तों पेशा अधिनियम मध्य प्रदेश में कब लागू किया, ये पूछ सकता है। तो 15 नवंबर 2022 को जो पेशा अधिनियम है हमारे मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। अब दोस्तों जो हमारा पेशा अधिनियम है मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल है? दोस्तों जिले तो बहुत सारे शामिल हैं, लेकिन पूर्णकालिक जिले, आंशिक जिले तो 15 शामिल है, लेकिन हमें महत्वपूर्ण देखना है। तो जो हमारे पूर्णकालिक रूप से जो जिले शामिल है, तो पूर्ण रूप से जिले शामिल है जहाँ फुल्ली ये अधिनियम लागू है, जिसमें किसी प्रकार का जो शासन है पूरा जनजाति देंगे। उसमें दोस्तों अलीराजपुर है, उसके बाद दोस्तों अलीराजपुर के बाद ढिंडोरी है, बड़वानी है, मंडला है, झाबुआ है। तो ये दोस्तों हमारे 5 जिले हैं जहाँ हमारा पंचायती राज अधिनियम पेशा अधिनियम दोस्तों लागू है। इसके बाद दोस्तों हमारे पेशा अधिनियम में विशेषताएं क्या क्या है? पंचायती राज अधिनियम से ऐसा क्या अलग है पेशा अधिनियम में? तो दोस्तों ये अधिनियम में खास इसलिए है क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे जो पंचायती राज जो अधिनियम था उसमें जनजातीय क्षेत्रों पे अतिक्रमण किया जाता था, जनजातीय क्षेत्रों में फैक्ट्री लगा दी जाती थी, उनके जो घर है वो बेघर हो जाते थे, उनके जो वृक्ष लगे जो उनके आवास है वो वृक्ष काट दिए जाते थे। तो उनका जो क्षेत्र है उस पर जो ग्रामीण क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्रों का एक उनका जो एक एरिया है, जो उनका संरक्षित एरिया, वहाँ पर अतिक्रमण किया जाता था, उनके अधिकारों का हनन किया जाता था। उनके पास किसी प्रकार की पावर, किसी प्रकार की शक्ति नहीं थी कि वो उन क्षेत्रों को रोक सके। इसके लिए उनको सरकार के पास जाके गुहार लगाना पड़ता था, जिसमें बहुत समय व्यर्थ होता था। तो दोस्तों पेशा अधिनियम में अब क्या होगा कि जनजातीय क्षेत्रों को पूर्ण अधिकार दिए गए। अब अगर जनजातीय क्षेत्रों में किसी प्रकार की फैक्ट्री लगाना है, किसी प्रकार का उद्योग खोलना है, तो उस जनजातीय क्षेत्रों में एक ग्राम पंचायत बनती थी, जिसमें जनजातीय लोग जो हमारे निर्वाचित होकर आते थे। तो जनजातीय लोग जो होते थे उनकी समिति में जब एक प्रस्ताव आता था कि यहाँ पर कोई हमें उद्योग खोलना है, तो दोस्तों जब तक वो समिति के बहुमत द्वारा उस प्रस्ताव को पारित नहीं कर दिया जाएगा, जब तक वहाँ पर किसी प्रकार का उद्योग, किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद दोस्तों अगर उस क्षेत्र में किसी प्रकार की कटाई होती है, उस वहाँ के जो वनोपज है, वहाँ के जो फल है, फूल है, किसी प्रकार की लकड़ी की कटाई है, या वहाँ से खनन किसी प्रकार का किया जा रहा है, तो जब तक इस समिति ने सिफारिश नहीं देगी तब तक इसकी सिफारिश के बिना जो है वहाँ पर किसी प्रकार का खनन, किसी प्रकार की पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जैसे कि किसी ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र पन्ना वगैरह है, वहाँ पर जैसे खदानें हैं, जैसे कोयले की खदानें, हीरे की खदानें, तो वहाँ खदानों से जो भी प्राप्त होने वाला जो भी खनिज होगा, जो भी कोयला होगा, उससे प्राप्त होने वाली जो आय होगी वो उस समिति को एक निश्चित अनुपात में उन जनजातीय क्षेत्रों को दी जाएगी, क्योंकि उनके क्षेत्र से वो प्राप्त हुआ है। तो वो जो निश्चित उनकी कुछ राशि है वो उन ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको वो राशि दी जाएगी। इस प्रकार से उनका आर्थिक जो है, उनका आर्थिक उत्थान होगा, उनके पास पैसे आएंगे तो वो डेवलपमेंट करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों ये हमारा
अगर वहाँ किसी प्रकार की मदिरा की दुकान खोलना है, किसी प्रकार के मादक पदार्थों की अगर वहाँ पर प्रतिष्ठान खोला जाएगा, तो दोस्तों बिना उस समिति की अनुमति के, बिना उस समिति की जो हमारी अनिवार्यता सिफारिश के, हम किसी प्रकार की वहाँ प्रतिष्ठान को नहीं खोल सकते। इसके बाद दोस्तों जो गैर आदिवासी लोग अगर वहाँ रहने लगते हैं, वहाँ कब्जा करते हैं, तो दोस्तों उस समिति द्वारा उनको वहाँ से हटाया भी जा सकेगा और उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई की जा सकेगी। तो ये सभी अधिकार जो है जनजातीय क्षेत्रों को प्रदान किए गए, जिससे क्या हुआ कि उनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार का विकास हुआ और वो अच्छे से अपने क्षेत्र में निवास में रह सकते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उनको ये सब अधिकार हमारे पेशा अधिनियम से दिए गए हैं। इसलिए इस अधिनियम को जनजातियों का अधिकार भी कहा जाता है। जनजातीय क्षेत्रों को जो अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई बाहर कब्जा ना हो सके, वो अपने क्षेत्र में सही प्रकार से अपना डेवलपमेंट कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए उन्हें पेशा अधिनियम के तहत अधिकार दिए गए हैं। तो ये अधिकार जो है उनका जीवन यापन, उनका संपूर्ण विकास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों जो हमारा पेशा अधिनियम जो लागू हुआ है, जो भारत में लागू हुआ है, वो 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ है। 24 दिसंबर 1996 को हमारा पेशा अधिनियम लागू हुआ है। इसके बाद दोस्तों इस अधिनियम को 29 विषय दिए गए हैं। ये वही विषय है जो हमारे पुराने, जो हमारा 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो 29 विषय हमारी पंचायतों को दिए गए हैं, यही विषय उनको भी दिए गए हैं। कुछ संशोधनों के साथ ये विषय उनको भी दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि 24 अप्रैल को हमारे संपूर्ण देश में जो है पंचायती राज जो हमारा दिवस है वो मनाया जाता है। तो ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 24 अप्रैल को भारत में जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा संविधान में आर्टिकल 243 है दोस्तों, ये पंचायतों को ये अधिकार देता है, पंचायत अधिनियम को, कि जनजातीय क्षेत्रों में जो है अलग से अधिनियम लागू होगा। जो सामान्य अधिनियम, जो पुराना वाला पंचायती राज अधिनियम है, वो लागू नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारा पेशा अधिनियम था। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पेशा अधिनियम क्या है, क्या इसके प्रावधान है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।